हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम होना है उसके लिए पॉलिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग फंडामेंटल राइट्स देख रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स का आज ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट बना के रख दी है, आप वहाँ जा कर के उसे ज़रूर देख लीजिए। चलिए देखते हैं आज हमें क्या देखना है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टार्टिंग में 7 थे। अभी हमारे पास केवल 6 प्रकार के जो राइट्स हैं वो रह गए हैं। 7वां जो था वो था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में यहाँ से हटा करके जो हमारा भाग 12 है, जिसका अनुच्छेद 300 का है, उसमें वहाँ पे उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान की स्थिति में आप देखें तो मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। हमने आपको ये भी बता दिया था कि मौलिक अधिकार और जो कानूनी अधिकार होते हैं, इन दोनों में अंतर क्या हो जाते हैं। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो किसके रक्षा की गारंटी देता है, तो वो है भैया अपना जो फंडामेंटल राइट्स है वो। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे। हमने पहला जो अधिकार था वो बता दिया था, समानता का अधिकार, जिसमें आपको आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 सब बता दिए थे। आज जो हमें देखना है वो देखना है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो जैसे कि पहले बताया टोटल अभी 6 प्रकार के अधिकार हैं, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, ऐसे ऐसे करके आप देखिए टोटल 6 अधिकार बचे हुए हैं। तो उसमें आज हमारा जो दूसरा अधिकार है वो हम पढ़ने चल रहे हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आर्टिकल्स की बात की जाए तो आप देखें अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है, यानी कि टोटल आपको 4 आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, 19, 20, 21, 22, जिससे आपका जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हमें टोटल 6 प्रकार के अधिकार मिले हैं, चूँकि स्टार्टिंग में 7 मिले थे लेकिन वर्तमान में 6 रह गए हैं, उसी तरह आप देखिए जो हमारा अनुच्छेद 19 है ना, उसमें आपको 6 अधिकार मिले हुए हैं। क्या मिले हैं? 6 अधिकार मिले हैं। और किससे संबंधित है ये अनुच्छेद 19? तो वाक एवं अभिव्यक्ति, अर्थात जो बोलने की स्वतंत्रता है, जो अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, उससे रिलेटेड है। अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये आप देखें कि कहाँ पे हमको मिलता है, तो अनुच्छेद 19 में मिलता है। और इसके तहत टोटल आपको कितने अधिकार मिले हुए हैं? 6 अधिकार मिले हैं। और वो 6 अधिकार कौन से हैं? तो अब आप नीचे देखिए डिटेल में। इसमें भी पहले 7 प्रकार के अधिकार थे। और वो 7 प्रकार के अधिकार कौन थे? तो इसमें भी संपत्ति वाला ही था, जो कि 19 यफ में था। हालांकि अब हम लोग शुरू से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए पहले 7 थे, अभी 6 हो गए हैं। संपत्ति का अधिकार यही 19 यफ में था, जो कि अभी हट चुका है। आपको क्या देखना है कि आपको जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना, इसके तहत 6 प्रकार की आज़ादी मिलती है। और वो 6 आज़ादी कौन सी है? पहली है बोलने की स्वतंत्रता, यानी वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। एक बार पहले बता रहे हैं, फिर आपको डिटेल में बताएंगे। दूसरा है शांतिपूर्ण एकत्र होना, अर्थात सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा है संघ बना लेने की स्वतंत्रता। चौथा है भैया भारत देश के भीतर, अर्थात भारत देश की सीमा के भीतर आप कहीं भी आवागमन करने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं भी आप बस जाने के लिए स्वतंत्र हैं। संपत्ति का अधिकार रिवील हो चुका है। और जब आप कहीं पे जा रहे हैं, बस रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ काम धंधा करेंगे तो आपको कोई भी व्यापार या कोई भी जो है रोजगार करने का अवसर भी यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपको अधिकार भले ही मिले, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि एकदम मतलब कि आप कैसे ही मनमानी तरीके से यूज करें। नहीं, आपको ना ये जो अधिकार मिले हैं युक्ति युक्त प्रतिबंधों के साथ मिले हैं। अर्थात अगर आप इस तरह से कोई काम करेंगे जो इन सारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनमें बाधा बन रहे हैं, तो आपके जो अधिकार हैं उन्हें आपसे छीना जा सकता है। आपके वो जो अधिकार हैं उनको कम किया जा सकता है। जैसे ये कि आप ऐसी कोई भी मतलब अपने अधिकारों को यूज करते समय आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे देश की एकता, अखंडता या हमारे देश की जो संप्रभुता है उस पर खतरा उत्पन्न हो जाए। दूसरा, राज्य की सुरक्षा से अगर मतलब ऐसा कोई आप काम कर रहे हैं जिससे राज्य की सुरक्षा ही जो है खतरे में आ जाएगी, तब भी जो आपके अधिकार हैं उनको आपसे छीना जाएगा, कम किया जाएगा। विदेशी राज्यों के संबंध, अगर सपोज दैट कि हमारे यहाँ किसी देश के राजनयिक आ रहे हैं, किसी देश के पीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं, तो आप क्या करिए, मतलब पीएम ही आएंगे, सीएम का क्या करना। किसी देश के पीएम आ रहे हैं और आप उनके
सम्मान में लगे उनको गरियाने बढ़िया देसी एकदम भोजपुरी में, तो क्या होगा, उससे हमारे जो मतलब कि विदेशी संबंध हैं उनके साथ वो बिगड़ सकते हैं। तो आपको थोड़ी ना ये मतलब वहाँ आज़ादी मिलेगी कि भैया कुछ भी बोल सकते हो, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, नहीं, तब आपको वहाँ पे रोका जाएगा, ठीक है। और न्यायालय की अवमानना करिएगा तो वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तो ये कुछ प्रतिबंध लगाने के आधार बताए गए हैं जिन आधारों पर जो आपकी आज़ादी है उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको जो है, जो हमारा अनुच्छेद 19 है ना, इसे बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, अर्थात जो हमारे संविधान का रीढ़ है ना, वो कहा जाता है किसको? अनुच्छेद 19 को। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें तरह तरह की आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। जैसे पहली जो स्वतंत्रता है वो है बोलने की स्वतंत्रता, अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते, इन सबको ध्यान में रखिएगा, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको जाहिर कर सकते हैं, जिसके तहत आप देखें जो हमें प्रेस की स्वतंत्रता मिलती है। आज वर्तमान में जो हमारा मीडिया है, जो कि सारे के सारे जो हमारे मीडिया चैनल्स हैं, देश के नंबर 1 मीडिया चैनल्स, जिनकी रैंकिंग आप देखें तो लगभग 159-60 के आसपास आती है। तो वो जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जिसमें उनको दूसरों के घर में क्या हो रहा है इससे छुट्टी नहीं मिलती है, उनको इससे मतलब नहीं है कि देश में कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, देश में भुखमरी का मुद्दा है, इन सब से उनको कोई मतलब नहीं रहता। उनको इससे मतलब रहता है कि कौन सी एसडीएम है जो अपने हस्बैंड के सपोर्ट से एसडीएम बनी और उसके बाद उसको चीट करके किसी और के साथ फरार हो गई। इन सब में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है ना, जिसके तहत ये लोग इस तरह के मनमानी काम कर रहे हैं, ये सब कहाँ से इनको आज़ादी मिल रही है? तो ये इसी वाक एवं अभिव्यक्ति 19A के तहत ही इनको आज़ादी मिल रही है। भोजपुरी गानों की बात की जाए, जिन्होंने एकदम रिकॉर्ड ही कायम कर रखा है, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है, तो ये जो गाने वगैरह है ना, ये सब भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आते हैं। हम लोग जो अपने झंडे को फहराते हैं, ये भी हमारा अभिव्यक्ति करने का ही एक माध्यम है। तो झंडा फहराना, प्रेस की स्वतंत्रता और साथ में जो गाने वगैरह हैं, उन सब की जो स्वतंत्रता है वो आपको कहाँ से मिल रही है? इसी 19A से मिल रही है, ठीक है। 19B में आप देखें कौन सी स्वतंत्रता आपको मिल रही है? तो शांतिपूर्ण एकत्र होने की, अर्थात आप शांति के साथ कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हैं। जैसे आप देखिए कि अभी आजकल में ही लोग जो यूपी में टीचर की वैकेंसी इतने सालों से नहीं आ रही, तो उसके लिए आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। तो क्या आपने देखा है कि वहाँ जो भी टीचर्स वगैरह होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो हथियार लेकर के धरना प्रदर्शन करने जाते हों? ऐसा नहीं है ना। तो और अगर हथियार लेके जाएंगे तो समझिए इन सब के तहत क्या कर लिया जाएगा? धर लिया जाएगा। तो जो शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार हमें मिला हुआ है, शांतिपूर्ण हम लोग एकत्र हो सकते हैं, अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो कर सकते हैं, ये हमको कहाँ से मिला है? अनुच्छेद 19B के तहत। अब तीसरा क्या है? तीसरा है संघ बनाने की स्वतंत्रता, अर्थात आप कई सारे लोगों से मिल करके अपना एक संघ बना सकते हैं। किसी भी मुद्दे से संबंधित हो सकता है आपका संघ, लेकिन ऐसा संघ नहीं होना चाहिए कि राज्य की जो सुरक्षा है वो ही खतरे में आ जाए। मतलब आप लोगों ने एक संघ बनाया कि चलो क्या काम करेंगे, कहीं पे चल के बम फोड़ देंगे, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं कर सकते। तो आपको संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19C के तहत मिल जाती है। साथ में आप देखें कि कहीं भी आवागमन, तो भारत देश की सीमा के भीतर, अर्थात ऐसी जगहों पे आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं जो भारत देश की सीमा के भीतर आता हो। ऐसा नहीं है कि आप इसके तहत अमेरिका कह दें कि हम तो अमेरिका जाएंगे क्योंकि हमको 19 जो हमारा D है इसके तहत कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है, तो ऐसा नहीं है। आपको भारत देश की सीमा के भीतर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता मिलेगी। अब जाहिर सी बात है कि आपको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता मिल रही है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप किसी की बेडरूम में घुस जाइएगा, तो वहाँ नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यद्यपि आपको कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता मिली है, लेकिन जिसके बेडरूम में आप घुसे हैं उसको भी तो जो है कुछ राइट्स मिले हुए हैं। उसका जो आर्टिकल 21 है वो हनन नहीं होगा, उसकी निजता पे आप जो है जाके धावा बोल रहे हैं, तो ये सब करने की स्वतंत्रता नहीं है आपके ऊपर। मतलब जो आपको स्वतंत्रता मिली है वो वहीं तक वैलिड है जहां तक किसी और की जो आज़ादी है उसका आप हनन नहीं करते। इसी वजह से युक्ति युक्त जो प्रतिबंध हैं वो लगाए गए हैं। अगला देखिए, अगला है कि कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। तो आप कहीं गए, आपका मन किया कि जहाँ रह रहे थे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, चलो यहीं बस जाते हैं, तो आप भारत देश की सीमा के भीतर कहीं भी बस सकते हैं। संपत्ति का अधिकार 19F में था,
लेकिन उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मोरारजी देसाई जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे यहाँ से हटा करके भाग 12 के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। तो फिर अभी ये संपत्ति का जो अधिकार है हमारा मौलिक अधिकार नहीं रह गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, ऐसा तो है नहीं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता था, उन्होंने अगर संपत्ति के अधिकार को हमारा मौलिक अधिकार बनाया था तो आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी मोरारजी देसाई जी को, जो इन्होंने इसको यहाँ से हटाना उचित समझा। तो इसके पीछे का कारण ये था कि भारत देश आज़ाद हुआ, उस टाइम पे तो डेवलपमेंट हुआ नहीं था, डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी था। अगर डेवलपमेंट ही ना होता तो आज़ादी का मतलब ही क्या निकलता। तो सपोज दैट ट्रेन की पटरी बिछती हुई आ रही है, 100 किलोमीटर से ट्रेन की पटरी बिछती हुई आ रही है, रास्ते में एक ज़मीन पड़ी और उस ज़मीन का मालिक कोई अड़ियल टाइप का इंसान है। ऐसा इंसान है जैसा कि वो सोचता है कि हमारे बाबा आजा की प्रॉपर्टी है, हम उसको नहीं बेचेंगे, बिल्कुल नहीं देने को तैयार होंगे, और अगर सरकार ज़बरदस्ती उसको छीनने की प्रयास करेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक संपत्ति का जो अधिकार था ना वो मौलिक अधिकार था, और मौलिक अधिकार के गारंटर के रूप में हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। तो होता यही था, जो डेवलपमेंट है उसमें बाधा बनती रहती थी और लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे कि देखिए हमारे संपत्ति के अधिकार को ये तो छीन रहे हैं। तो इसी वजह से तंग आकर के मोरारजी देसाई सरकार ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने इसको यहाँ से हटाया और सीधे कहाँ फेंका? भाग 12 में फेंक दिया। तो इसके वजह से आप देखें कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, अर्थात जो संपत्ति है ना उसको अगर आपकी संपत्ति आपके चाचा जी छीन रहे हैं तब तो जो कोर्ट है वो आपको मतलब कि आपकी संपत्ति वापस कराने में मदद करेगा, लेकिन अगर राज्य छीनेगा तो फिर कोर्ट शांत रहेगा। क्यों? क्योंकि अब ये मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। अब आप कहीं गए, बस गए, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ कटोरा लेकर के भीख तो मांगेंगे नहीं। हालांकि अगर कटोरा लेकर के भीख भी मांगेंगे तो भी वो एक व्यापार ही है, एक व्यवसाय ही है। तो आपको ना जहाँ गए हैं वहाँ पे व्यापार या किसी तरह का व्यवसाय करने की जो आज़ादी है वो मिलती है हमारे अनुच्छेद 19G के तहत, ठीक है। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अफीम बेचने का कारोबार करने लगे, आप हथियार जो है बनाने के जो काम है वो करने लगे, नक्सलियों को जो है ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ पे हथियार वगैरह बना रहे हैं, तो ये सब नहीं। राज्य की जो सुरक्षा है ना वो खतरे में नहीं आनी चाहिए। तो अब जैसे इसको याद करने में प्रॉब्लम हो सकती है तो क्या करना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि उत्तर प्रदेश में टीचर की वैकेंसी बहुत सालों से नहीं आ रही। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली थी, तो हम लोग क्या किए, हम लोग भैया बोलना स्टार्ट किए कि उत्तर प्रदेश में टीचर की वैकेंसी आनी चाहिए। जैसा कि अभी 2-3 दिनों पहले ही एक ट्वीट आया था जिसमें 1.93 लाख जो वैकेंसीज हैं वो खाली थी। हालांकि वो ट्वीट तुरंत ही डिलीट कर दिया गया। तो वो जो खाली पोस्ट थी जो तुरंत ही भर ली गई 15 मिनट के अंदर, उसको लेकर के लोग अगर नाराबाजी करना स्टार्ट कर दें तो वो क्या है, वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपने अपने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अपना जो हक है उसको मांगना स्टार्ट किया। अब जब अकेले तो कुछ होगा नहीं तो आपने क्या किया, आप शांतिपूर्ण रूप से एक जगह पर एकत्र हुए, अर्थात धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट किए। अब आप जहाँ एकत्र हुए वहाँ लोगों से मिले और कहा चलो छात्र यूनियन बना लेते हैं। तो क्या बना लिया, कई सारे लोग मिलकर के अपना एक यूनियन बनाए। अब यूनियन बनाए तो यूनियन क्या करेगा, एक जगह बैठा रहेगा तो किस काम का। तो वो लोग कहीं भी गए, अपना यहाँ बताए वहाँ बताया कि देखिए यूपी की गवर्नमेंट इस तरह का काम कर रही है, वैकेंसीज नहीं दे रही, बड़ी बेरोजगारी है वगैरह वगैरह। तो आपको कहीं भी आने जाने की जो स्वतंत्रता है वो मिली है। फिर अब जब कहीं गए हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एनी टाइम चलते ही रहेंगे। मन किया चलो यहीं पे बस जाते हैं, यूपी में वैकेंसी आ नहीं रही है, चलो एमपी में बस जाते हैं, दिल्ली में बस जाते हैं, कहीं भी बस जाते हैं। तो आप भारत देश की सीमा के भीतर कहीं भी बस जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और संपत्ति तो खरीदने की बात ही नहीं, लेकिन जहां आप बसे हैं वहां आप किसी भी तरह का व्यापार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारा अनुच्छेद 19 जिसके तहत आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। कौन कौन सी है तो फिर से देख लीजिए, संघ बनाने की, पहले बोलने की आज़ादी है, फिर एकत्र होने की, संघ बनाने की, कहीं भी आने जाने की, वहाँ पे बस जाने की, और साथ में वहाँ पे बसने के बाद व्यापार करने की जो आज़ादी है वो भी आपको मिली हुई है, ठीक है ना। तो ये टोटल क्या था, ये है हमारा अनुच्छेद 19। अब हम देखेंगे जो हमारा अनुच्छेद 20 है वो हमसे क्या कहता है।
हमने अनुच्छेद 19 देख लिया। 19 में हमें जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली थी वो हमने देखा। अब हम देखेंगे हमारा जो अनुच्छेद 20 है वो क्या कहता है। तो हमारा जो अनुच्छेद 20 है वो हमें क्या कहता है, वो हमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। यानी कि जो अपराध किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उस अपराधी व्यक्ति के लिए उसके संरक्षण में जो कुछ मतलब कि उसके मौलिक अधिकार हैं, उनकी जो बात है वो अनुच्छेद 20 में की गई है। इसमें आपको 3 तरह की जो मतलब कि 3 तरह का जो संरक्षण है वो मिलता है, और वो कौन कौन सा है तो इसको देख लीजिए, क्योंकि ये ना बहुत परेशान करने वाला हो जाता है। जैसे कि पहला जो संरक्षण है वो क्या है, वो है कि एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जाएगा। अर्थात अगर आपने किसी का मारकर चोरी किया और उसके लिए जो भी उस टाइम पे सजा बनी हुई थी कि 1 महीने की आपको सजा दी जाएगी जेल वाली, या कुछ दंड दिया जाएगा, मतलब कि कैश पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे जो सजा थी उसके हिसाब से अगर आपने एक बार चोरी किया था उसकी सजा आपको मिल गई, तो दोबारा से आपको इसी काम के लिए सजा नहीं मिलेगी। अर्थात एक मतलब गलती की, अर्थात एक बार जो अपराध किया है उसकी केवल एक ही बार जो है सजा दी जाएगी, बार बार एक ही गलती के लिए आपको पनिश नहीं किया जाएगा। और ये क्या कहता है, ये हमारा अनुच्छेद 20 का जो पहला क्लॉज है वो कहता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अनुच्छेद 20 का दूसरा जो क्लॉज है वो कहता है कि जो सजा दी जाएगी ना, वो जिस टाइम पे आपने जो अपराध किया है उस टाइम पे जो कानून है उसी कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। अर्थात अगर आपने आज मारकर चोरी किया है और आज इस मारकर के चोरी करने की जो सजा है वो 100 रुपये फाइन है, तो ऐसा नहीं होगा कि आज से 5 साल बाद ये कानून बनाया जाए। अब जाहिर सी बात है, आज आपने चोरी की है तो तुरंत हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो इतनी फास्ट नहीं है कि आपको तुरंत ही इसका जो मतलब कि मामला है वो निपटा लिया जाएगा। नहीं, उसमें कुछ तो टाइम लग ही जाएंगे, और जब तक मामले का निर्णय आया, सपोज दैट उस टाइम पे मारकर के चोरी करने की जो सजा है ना कि वो हाथ ही काट दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हालांकि हाथ काटने वाली सजा होगी नहीं, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रही हूँ, नहीं हाथ काटने वाला ठीक नहीं है। सपोज दैट कि 5,000 रुपये फाइन देना पड़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा नहीं है कि आज से 5 साल बाद आज आपने ये मारकर चुराया तो 5 साल बाद जो 5,000 फाइन देना है वो आपको फाइन नहीं देना होगा। आपको क्या देना होगा, अगर आज आपने गलती की है, आज आपने मारकर चुराया है और आज आपको मारकर चुराने की जो सज़ा है वो 100 रुपये है, तो जब भी आपको सज़ा दी जाएगी वो 100 रुपये ही दी जाएगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि पहले जो सज़ा चलती थी चोरी के बदले जो है हाथ काट लेना, नाक काट लेना, तो ये भी नहीं होगा। मुगलों के टाइम पे जो कानून चल रहा था वो भी नहीं माना जाएगा। तो जब आपने गलती की है तो उस टाइम पे जो सज़ा है, जो उस टाइम पे सज़ा का जो प्रावधान है वही सज़ा आपको दी जाएगी, ना उसके पहले जो सज़ा का प्रावधान था उसको दिया जाएगा, और ना ही तो बाद की जो सज़ा है उसको दी जाएगी। ठीक है, तो ये 2 हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा कि अपने ही विरुद्ध आपको न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात आपको कोई पीट पाट के जबरदस्ती आपसे आपके ही विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता। तो हमारा जो अनुच्छेद 20 है वो क्या मतलब कि किसकी बात करता है, तो अपराध के संरक्षण में जो दोष सिद्धि है उसको लेकर के संरक्षण देता है, जिसमें 3 तरह का संरक्षण मिला हुआ है। पहला संरक्षण क्या है, पहला तो यही है कि एक भी अपराध के लिए केवल एक बार दंडित किया जाएगा। दूसरा कि जिस समय आपने अपराध किया है उस समय जो कानून है उसी कानून के हिसाब से दंडित किया जाएगा। और जो हमारा तीसरा है वो हमसे क्या कहता है, तो वो हमसे कहता है कि मतलब कि अपने ही विरुद्ध आपको न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरह का जो संरक्षण है वो हमको कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 20 के तहत मिलता है। अब जो अनुच्छेद 21 आने वाला है ना, वो समझ लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जो आपको अधिकार मिले हुए हैं ना वो कहाँ मिले हुए हैं, अनुच्छेद 21 में ही मिले हुए हैं। आर्टिकल 21, जो हमारा आर्टिकल 21 है, यदि इसकी बात की जाए तो इसमें आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित जो मतलब कि अधिकार है वो मिला है। क्या मिला हुआ है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित अधिकार। इसके तहत बताया जाता है कि किसी भी नागरिक को, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, इसके अलावा किसी और तरह से उसके जो मतलब कि जीने का अधिकार है उससे वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात किसी से भी उसके जीने का अधिकार यूं ही नहीं छीना जा सकता है, और अगर यदि छीना जाएगा तो कैसे, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अर्थात विधि या कानून में कुछ उसके लिए प्रावधान होगा, तभी किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार से जो है वो वंचित किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 21 के तहत जो है जीने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन मरने का जो अधिकार है वो यहाँ पे आपको नहीं मिला है। अर्थात अगर मतलब ना तो आपको कोई मार सकता है, ना तो आप स्वयं मर सकते हैं। अगर आप सुसाइड करने
करने का भी प्रयास करेंगे तो मर गए तो ठीक है, यदि नहीं मरते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपको ले जाके अच्छी तरीके से आपकी पूछताछ की जाएगी, काहे मरना चाह रहा था। क्योंकि आपका जो मतलब जो हमारे व्यक्ति हैं, जो हमारे नागरिक हैं, वो अमूल जो है संपदा होते हैं, उनका मतलब कि उनको मरने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। तो आप देखिए कि अनुच्छेद 21 जो कि हमें बताता है कि जो राज्य है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करेगा और इसके तहत विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी और तरीके से किसी भी व्यक्ति को मतलब कि क्या नहीं किया जाएगा, उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और इसके तहत केवल जीने का अधिकार दिया गया है, मरने का अधिकार बिल्कुल नहीं दिया गया है, अर्थात आप सुसाइड भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब आप देखिए अनुच्छेद 21 के तहत बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं, क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन जीने की बात की जाती है, केवल जीने की ही बात नहीं है। तो उसमें आप देखिए कितनी सारी जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि बस आपको मतलब जीने का अधिकार दिया जा रहा है तो केवल आप जीते ही रहिए, नहीं, आपको गरिमापूर्ण जीने का जो अधिकार है वो देता है हमारा अनुच्छेद 21। और इसमें ना आपको बहुत तरह के जो अधिकार हैं वो मिले हुए हैं, यानी कि आप किस किस तरह से आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो भी परिस्थितियां अनिवार्य होंगी वो सब राज्य के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि चाहे फिर वो निजता का अधिकार हो, चाहे स्वच्छ पर्यावरण का मतलब कि अधिकार हो, चाहे आपको विदेश में घूमने का अधिकार हो, चाहे अपनी मनपसंद किसी व्यक्ति के साथ विवाह करने का अधिकार हो, तो ये सभी जो अधिकार है ना वो आपको अनुच्छेद 21 के तहत ही दिए जाते हैं। और ये क्या है, ये है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अब देखिए एक केस आया था, मेनका गांधी केस, और ये लगभग 1978 के आसपास आया था। इसमें क्या हुआ था, मेनका गांधी का जो मतलब कि पासपोर्ट है ना वो जब्त कर लिया गया था। उनको विदेश जाने में दिक्कत हो रही थी। जब पासपोर्ट मतलब जब्त कर लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है विदेश कैसे जाइएगा। तो उन्होंने भैया फिर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील किया और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो विदेश जाने का अधिकार है ना ये फंडामेंटल राइट है, किसके तहत, तो मतलब कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के तहत। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के मामले में ये जो विदेश जाने का अधिकार है वो आता है। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी हमने अनुच्छेद 19 में देखा था कि आप भारत देश की सीमा के भीतर कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन आप उस 19 के तहत विदेश नहीं जा सकते, अमेरिका नहीं जा सकते। लेकिन अनुच्छेद 21 के तहत आपको कहाँ पे, विदेश में भी जाने का अधिकार दिया गया। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने के तहत आपको जितनी भी परिस्थितियां अनिवार्य हैं वो सब कहाँ मिल जाती हैं, अनुच्छेद 21 के तहत मिल जाती हैं। इतनी लंबी सी लिस्ट है अनुच्छेद 21 की, आपको वो PDF के फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है, जैसे आप प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अवसर, मतलब प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार, ये हमारा अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो गया, निजता का अधिकार हो गया, जो सूचना पाने का अधिकार है या अवसर का अधिकार है या पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकार है, तो ये सभी अधिकार हमारे अनुच्छेद 21 के तहत आ जाते हैं। आपको लिस्ट मिल जाएगी। हमसे ना पूछा गया था इसी UPSSSC में ही कि जो सूचना का अधिकार है ये कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है या कोई सामाजिक अधिकार है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा RTI है अर्थात सूचना का जो अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार है। कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 21 के तहत है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। मेनका गांधी जो मामला है 1978 का है, इसको भी याद रखिएगा। किससे रिलेटेड है ये, तो अनुच्छेद 21 से है। और क्यों संबंधित है ये, क्योंकि विदेश जाने का अधिकार जो है वो गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के तहत आता है। और ये बात कहाँ से आया है, तो इसी मेनका गांधी मामले से है। और हाँ, एक मतलब कि और अधिकार है सोने का अधिकार। अब सोने मतलब गोल्ड वाला सोना नहीं, सोने का जो अधिकार है अर्थात वो नींद वाला, सोने वाला सोना। तो सोने का जो अधिकार है ना वो भी हमारे अनुच्छेद 21 के तहत कौन सा अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार अर्थात मूल अधिकार है। तो इसको भी याद रख सकते हैं। हालांकि ये अपने घर में आप इसको अप्लाई मत करने लगिएगा, वरना मम्मी पापा फिर उठाएंगे मोटा वाला लाठी और सारा अधिकार आपका देंगे भुलाओ। तो देखा, हमने देखा 19 से लेकर के 21 तक देखा। अब आपको एक और आर्टिकल 21 में ही जानना है, और वो क्या है, वो है अनुच्छेद 21A, और उसको यहीं पे कहीं बता देते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 21 है, और वो अनुच्छेद 21 जो है ए, वो बाद में आया है, एक अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A। और इसके तहत क्या है, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं ना, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको राज्य के द्वारा फ्री और लीगल जो एड है, मतलब कि फ्री और अनिवार्य जो
शिक्षा है वो मतलब कि प्रदान की जाएगी। यानी कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा वो राज्य के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। ये कहाँ पे बताया गया है? ये बताया गया है अनुच्छेद 21A में। अब जाहिर सी बात है कि आपको जहाँ पर भी कोई आर्टिकल ABCD दिखे, आप समझ लीजिए कि उसको बाद में किसी न किसी अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है। तो इसको कब जोड़ा गया था? तो एक अमेंडमेंट एक्ट आया था 86वां, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, और इसी के तहत 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको राज्य के द्वारा फ्री और अनिवार्य जो शिक्षा है वो प्रदान की जाएगी। ये ऐड किया गया कहाँ पे? हमारे मूल अधिकार में। तो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये क्या है? ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 21A में है। कब जोड़ा गया था? 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तब जोड़ा गया था। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप याद रख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेद 19 देख लिया, 20 देख लिया, 21 देख लिया और 21A भी देख लिया। लास्ट एक जो है बचा हुआ है स्वतंत्रता के अधिकार में, और वो है हमारा अनुच्छेद 22, तो उसको भी हम लोग देख लें। तो जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है उसका लास्ट जो आर्टिकल है वो देखिए, वो क्या है? वो है हमारा अनुच्छेद 22। और हमारा जो अनुच्छेद 22 है वो क्या कहता है? वो कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अर्थात जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो किसी गिरफ्तार हुए व्यक्ति के क्या कुछ राइट्स हैं, क्योंकि जब तक मतलब कि जो कोर्ट है उसके द्वारा किसी व्यक्ति को ये ना घोषित कर दिया जाए कि इस व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है, ये अपराधी है, तब तक उसे निरपराध ही माना जाएगा। ये हमारे यहाँ का कानून कहता है। तो जब तक उसको अपराधी घोषित नहीं किया गया है उस टाइम तक उसके क्या राइट्स हैं वो कहाँ पे बताए गए हैं? तो वो हमारे अनुच्छेद 22 में बताए गए हैं। और इसमें आपको 3 तरह के संरक्षण की बात की गई है। पहला जो है संरक्षण वो ये है कि जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे उसका कारण बताना होगा। अर्थात गिरफ्तारी का जो कारण है वो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, इस कारण से हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। मनमानी तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कहाँ पे यह संरक्षण दिया जाता है? अनुच्छेद 22 में। दूसरा है कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा। ध्यान क्या रखना है कि जो यात्रा का समय है वो इस 24 घंटे में सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, तो यात्रा का समय इसमें सम्मिलित नहीं होगा और उसके बाद 24 घंटे के भीतर उसे किसी ना किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये संरक्षण हमें कहाँ से मिलता है? अनुच्छेद 22 के तहत। तीसरा क्या है? तीसरा है कि आप अपने मनपसंद किसी भी वकील से सलाह कर सकते हैं यदि आपको गिरफ्तार किया गया है तो मनपसंद वकील के साथ डिस्कशन करने का या सलाह लेने का जो अधिकार है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें अनुच्छेद 22 के तहत मिलता है। तो अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का जो संरक्षण है वो देता है। 3 तरह के संरक्षण है। एक तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, दूसरा है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, तीसरा है मनपसंद वकील के साथ आपको सलाह करने की जो आज़ादी है वो दी जाएगी। हालांकि ये बताना जो मतलब कि बताया गया है गिरफ्तारी का कारण बताना, ये कभी कभी हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ किताबों में ही लिखा हुआ है। एग्जैक्ट ओरिजिनल लाइफ में इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। आपने भी अपने आसपास में कभी ना कभी ये चीज़ें महसूस की ही होंगी। तो इस तरह के कुछ राइट्स हैं जो हमको यहाँ पे मिले हुए हैं। अब देखिए, मैं भी बहुत कंफ्यूज होती हूँ, आप भी होते होंगे। और अनुच्छेद 20 और 22 में तो ध्यान क्या रखना है? अनुच्छेद 22 में हमें क्या कह रहा है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण। और अनुच्छेद 20 क्या था? अनुच्छेद 20 कह रहा था कि जो हमारा मतलब कि अपराध है ना उसके संबंध में कुछ संरक्षण। तो पहले क्या होगा? पहले व्यक्ति अपराध करेगा तभी तो जो है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस तरह से ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं कि अपराध के संबंध में जो संरक्षण की बात है वो कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 20 में। और अपराध के बाद जो है जब गिरफ्तारी की जाएगी तो उसके लिए जो संरक्षण का प्रावधान है वो आपको मिलता है अनुच्छेद 22 में। तो हमने 2 जो हमारे अधिकार मिले हुए थे उसको देख लिया। कौन कौन सा? एक तो पहला था हमारा समानता का अधिकार जिसमें हमने आर्टिकल 14 से 18 तक देखा। दूसरा था हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें हमने अनुच्छेद 19 से 22 तक देखा। अब जो है वो छोटे छोटे से हैं तो हम उनको एक ही वीडियो में हो सकता है निपटा दें। ये दोनों थोड़ा बड़े बड़े थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा समय लग गया। तो आगे की जो वीडियो है इसके लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अब चूँकि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े इसी वजह से हम थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, वरना एक छोटा सा PDF बना करके भी आपको खटाखट बताते हम चल सकते थे। लेकिन हमारा मानना है कि एक बार पढ़िए लेकिन ढंग का पढ़िए। तो चलिए, ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में बताए गए पॉइंट समझ आए होंगे। फिर भी यदि कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।